नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मयूर विहार स्थित हॉलिडे इन होटल में इंडिया होटल एंड होम स्टे समिट 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह समिट डिजिटल संपर्क द्वारा आयोजित और एमएसएमई संपर्क के सहयोग से संपन्न हुई। समिट में देश भर से आए 350 से भी अधिक प्रतिनिधियों और 40 से भी ज्यादा विशेषज्ञ वक्ताओं ने भाग लिया और कुल मिलाकर 12 सेशन जो हैं वो आयोजित किए गए, जिसमें हॉस्पिटैलिटी और होम स्टे इंडस्ट्री से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और एक महत्वपूर्ण सत्र में रोशन एम थॉमस IDAS ने भाग लिया है और उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से छोटे शहरों और गांवों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। आपको बताते चलें कि 40 से ज्यादा विशेषज्ञ वक्ताओं ने भाग लिया है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस द्वारा हाल ही में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किए जाने के बाद कन्वर्जन को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। योगी सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर रहे सख्त भी बनाया। सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को लागू किया है। विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या फिर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एटीएस ने 5 जुलाई को अवैध धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है और इसमें प्रयागराज पुलिस ने 28 जून 2025 को धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया था और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही झांगुर बाबा हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए लाखों रुपए का लालच देता था और गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम पर और अलग अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की शिकायत मिली थी। फिलहाल साल 2017 से 31 जनवरी 2025 तक एटीएस ने धर्मांतरण कराने के सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को दबोचा है। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाद कर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची,
जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पे 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर ताज होटल में साधना ग्रुप ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर ताज होटल लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अन्य गणमान्य लोगों ने भी यहां पर शिरकत की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो लखनऊ से हैं, जहां पर साधना ग्रुप के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। और साथ ही यहां पर आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जो भी गेस्ट यहां पर पहुंचे उनका बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। ग्यारह साल बेमिसाल रहे और जिसको लेकर कार्यक्रम रखा गया, जहां पर विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल रहे हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शंखना से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरे आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में, दंगाई प्रदेश के रूप में, आतताइयों के रूप में जानी जाती थी। स्थिति यहां तक थी कि न प्रदेश में कोई निवेशक अपने निवेश को राजी होता था। विदेश छोड़ दो, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी जो बड़े औद्योगिक घराने थे वो भी अपना निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी नहीं थे। गांव की कनेक्टिविटी हो, शहरों की कनेक्टिविटी हो, या प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी कनेक्टिविटी हो, झील सील टूटी फूटी सड़कों से प्रदेश की पहचान थी। बिजली में आपूर्ति में माना जाता था
कि कब बिजली आई ये महत्वपूर्ण था, जाने का कोई समय नहीं, बिजली जाती ही थी, थोड़ी बहुत बिजली की उपलब्धता थी। जो पीड़ता था वही जेल जाता था, अपराधी थाने चलाने का काम करता थे, बल्कि सरकार के गिने चुने हर जिले में एक सुपर सीएम बना रखे थे जो पूरी सारी पावर वहां के प्रशासन की एक्सरसाइज करते थे। उन्हीं के इशारों पर उत्पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता था। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य है हमारे लखनऊ में, आज आप मौजूद हैं। बात हो रही है सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की और 11 वर्षों के कार्यकाल की केंद्र सरकार में और पूरे देश में। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में इस पे लेख भी मैंने लिखा था कि पिछले 11 साल में देश को जो एक करिश्माई, एक निर्णय लेने वाला, कठिन निर्णय लेके और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, और जो पूरी दुनिया में देश को एक आर्थिक सामरिक ताकत बनाने की जो सोच रखने वाला हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूप में, वो एक अद्भुत है। और जो एक निष्क्रिय प्रशासन था, जो एक निष्क्रिय प्रशासन था 11 वर्ष पहले, उसको उन्होंने पूरी उसी मशीन को, देखिए ये कोई उन्होंने मशीन नहीं बदली, सिर्फ जो उनकी एक टीम थी वो चेहरे बदले, इंस्टीट्यूशन वही रहे, संस्थाएं वही रहीं। उन्हीं संस्थाओं से उन्होंने एक नेतृत्व दिखाकर, एक निर्णय लेने की क्षमता दिखाकर आज इतना बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी विषय पे बोलने के लिए गया था, तो वहां भी मैंने लोगों को बताया कि आज देखिए 2014 से पहले 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चौथी हो गई, तीसरी बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे सेशन में मौजूद है, आचार्य विजय वर्मा जी हैं। 11 साल बेमिसाल हमने आज का प्रोग्राम का कंसेप्ट रखा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को समाप्त हो जाता है। क्या लगता है आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा है, और वही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बने या कैसे बन पाए? मोदी जी के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, और इसके लिए तो पूरा एपिसोड हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको जब उनकी कुंडली का हमने एनालिसिस किया था सबसे पहले, तो हमको एक ही चीज समझ में आई थी कि ये आदमी को देश के प्रधानमंत्री बनना है, और देश को बदलने के लिए इससे ज्यादा सशक्त आदमी कोई नहीं हो सकता। एक तो उनके निर्णय लेने की क्षमता, कुंडली उनकी जो देखी, तो कुंडली को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, और ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। और अभी हमको लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11 साल में पूरी नहीं हुई हैं, अभी बहुत बाकी है। और ऐसा मेरे को लगता है कि 47 से लेकर और अभी तक जितनी भी चीजें थीं वो सिर्फ 11 साल की अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ कई मुद्दों पे डिसीजन लिए गए। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से हम खुल के कह पा रहे हैं। मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है, और लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, और मंगल उनका शनि के नक्षत्र में होने की वजह से जैसे ही 2011 के आसपास से चंद्रमा की महादशा उनकी शुरू हुई, तो वैसे ही हमको ये समझ में आ गया था कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो एक जमीन में एक एक जगह का घूमा फिरा, लोगों की जरूरतों को समझने वाला, एक दूसरे की मनसा को समझने वाला, घर परिवार सब कुछ छोड़ के विचरण करने वाला आदमी, जगह जगह पे रहना, हर शहर में रहना, और मतलब इस तरह का आदमी ही देश को आगे लेके जा सकता है। मेरे को लगता है कि जो राजा की तरह के रहता हो तो वो तो राजा है ही है, लेकिन प्रजा बन के जो काम करने वाला हो वो
समझ सकता है कि प्रजा की जरूरतें क्या हैं, तो वो मोदी जी का व्यक्तित्व है। और सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है। थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है और 8 साल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे यहां बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर। उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं, मैं चाहती हूं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ब्रजमोहन जी को और आपको। मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से मैं आता था पहले। जेड एयरवेज में मैंने 21 साल काम किया और वहां पर मैं स्टेशन को हेड करता था लखनऊ को, और जेड एयरवेज को भी मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन से ये प्रेरणा मिली कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री ज्वाइन करूं और वहां से फिर मैं मेदांता लखनऊ को ज्वाइन किया। अभी 8 साल हो गए हैं और जैसे ही हमने ज्वाइन किया था 17 में, आई थिंक 19 में हम लोग एक भारी समस्या जो कोविड थी उसमें फंस गए थे हम लोग, और उसको समहाउ वी हैव मैनेज्ड वेल। मैं उस कोविड पीरियड का इंचार्ज था, एडमिशन इंचार्ज था, तो उस कोविड पीरियड को मैंने जिया है और मैं जानता हूं उस त्रासदी को हम लोगों ने किस तरीके से
सामना किया और आज हम लोग बेटर स्थिति में खड़े हुए हैं। और अभी जो वेदांता में जो पार्ट है मेरा, मैं जहां पर एक हम लोगों ने एक कोड एक्स बनाया हुआ है वेदांता में। जो कोड एक्स होता है कि जब पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कहीं से भी जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको वो ढूंढने में कोशिश करता है कि किसी से बात हो जाए हमारी, क्योंकि डॉक्टर तो अपना टेक्निकल चीज बता रहा है कि मरीज की हालत ऐसी है वैसी है, बट उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो वेदांता में या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, मैं कहता हूं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो है मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां पर एवरीबडी इज वेलकम्ड। वहां पर मैं हर चीज उनको ब्रीफ करता हूं, मेडिकली नॉन मेडिकली जो भी मदद होती है मैं करता हूं। आई थिंक दैट गिव्स अ रियल इम्पैक्ट इन द मार्केट की वेदांता इज डूइंग गुड। सो मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिसीविंग डेस्क होनी चाहिए जहां पर जब भी मरीज आता है और जब मरीज जाता है, दोनों जगह पर उनको सही तरीके से वो टच पॉइंट हैज टू बी वेल मैनेज्ड। गौर प्रकाश जी, 11 साल बेमिसाल के ऊपर आपकी मैं चाहूंगा राय, और कृपया संक्षिप्त में आप अपनी बात को रखें प्लीज। Respected ma'am, respected elders, respected people from the government, it's an honor that we are seeing an India which starts leading from the front. From strategic restraints to strategic retaliation is today's mantra. I think this is unheard. सुनने को नहीं मिला कि आज की तारीख में the world diaspora is with us. From Operation Balakot to Operation Sindoor, salute to the armed forces, salute to the leadership of our country that today we feel secured. This is a big change. From, I repeat again, from strategic restraints to strategic retaliation is the mantra of New India. Article 370, impossible, we did it. You see the direct transfers today to the underprivileged, bridging the divide of the rural India to the urban world, phenomenal. The direct transfer schemes have been outstanding. I think the world is looking at us to understand what are these transfers all about. From Jan Dhan Yojana to Ujjwala Yojana, you name it, to Jal Yojana, Aadhaar linking to 1.3 billion people. It's phenomenal. Your Ayushman cards, 5 लाख का आपको फ्री मुफ्त इलाज मिल रहा है। कहां सुनने को मिलता है ये सब चीजें इतने वास्ट पॉपुलेशन में? एंड टुडे फ्रॉम 2014 where we were the 11th largest economy, we have reached to 4th largest economy, surpassing Japan. That's achievement. हमारे साथ ओमकार शंकधर जी। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,